हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे के पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। तो हमने अतीत में बहुत ज़्यादा बार देखा है कि बहुत सारे देशों के टुकड़े हुए हैं, बहुत सारे देश आपस में बाद में मिल गए हैं, और ऐसा हमने कई बार देखा है अतीत में। अब ये किस्मत कहें या कुछ और, लेकिन बहुत सारे देशों की किस्मत थी कि वो मिल पाएँ और बहुत सारे की किस्मत थी कि वो नहीं मिल पाएँ अभी भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ही कुछ ऐसा हुआ था जर्मनी के साथ। ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, पहले दोनों देश एक ही थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एक ईस्ट जर्मनी बन गया और दूसरा बन गया वेस्ट जर्मनी। जो 1991 में जब बर्लिन वॉर गिरी तो उसके बाद दोनों का यूनिफिकेशन हो गया, यानी कि दोनों देश एक देश बन गए। और इसके अलावा वियतनाम भी ऐसे ही था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद वियतनाम भी दो टुकड़ों में बन गया था, एक था नॉर्थ वियतनाम और दूसरा था साउथ वियतनाम। और ये 1954 से लेकर 1975 तक ऐसा ही था। लेकिन 1997 में जब वियतनाम वॉर में अमेरिका की हार हुई तो दोनों देश एक साथ मिल गए, और अब आप देख सकते हैं कि एक यूनाइटेड वियतनाम। अब नॉर्थ वियतनाम के नाम का कोई देश नहीं है, ना ही साउथ वियतनाम नाम का कोई देश है। और इसी तरह से कोरिया कोरिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया था। दोनों देशों के बीच 1950 से लेकर 1953 तक युद्ध चला था, जो बाद में एक आर्मिस्टिक में बदल गया, लेकिन अभी भी दोनों देश टेक्निकली वॉर में हैं। लेकिन अब हमें दो देशों के फिर से एक यूनिफिकेशन की बात सुनने को मिल रही थी। ये दोनों देश यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होने के बाद अलग हो गए थे, लेकिन इन दोनों देशों का संबंध आज भी भाई भाई वाला है। दोनों देशों के बीच जो सीमा रेखा है वहाँ पर तो कोई ना तो कोई चेक पोस्ट है और ना ही कोई फेंसिंग हो रखी है। और मैं बात कर रहा हूँ रूस और बेलारूस की। दोनों देश काफ़ी हद तक सिमिलर है कल्चर में भी, और दोनों देशों का नाम भी काफ़ी हद तक मिलता है, रूस और बेलारूस। और दोनों देश की मुद्रा भी काफ़ी हद तक सिमिलर भी है। रूस में चलता है रशियन रूबल और बेलारूस में चलता है बेलारूसियन रूबल। और अभी हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको से हुई, और यहाँ पर तब उन्होंने एक बयान दिया पुतिन ने कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सैंक्शंस है वो पुश कर रहे हैं कि रूस और बेलारूस दोनों एक हो जाए। तो क्या है ये पूरा मामला यूनिफिकेशन का, रूस और बेलारूस का, और इसका नेटो से क्या संबंध है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। तो फॉक्स न्यूज़, पुतिन पुशेस टुवर्ड रशिया बेलारूस यूनिफाइंग आफ्टर नेटो एक्सपेंशन। और नीचे आप देख सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्लेम फ्राइडे दैट वेस्टर्न अलायंस इन द वेक ऑफ मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन आर पुशिंग रशिया एंड बेलारूस टू यूनाइट। तो यहाँ पर फॉक्स न्यूज़ में आर्टिकल है जिसमें पुतिन की स्टेटमेंट को कवर किया गया है, और ये कहा गया है कि पुतिन ने कि रूस का यूक्रेन का साथ युद्ध में जाने से वेस्टर्न देशों ने एक अलायंस बना लिया है रूस को सज़ा देने के लिए, और ये चीज़ रूस और बेलारूस को पुश कर रही है कि वो यूनाइट हो जाए और एक देश बन जाए। लेकिन रूस ऐसा क्यों करना चाहता है और बेलारूस को अपने में मिलाना क्यों चाहता है, और यहाँ पर रूस ने नेटो का एक्सपेंशन का रेफरेंस क्यों दिया है, तो आगे इसके बारे में ही बात करते हैं। तो देखिए, इसको जानने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन की सुपर पावर खत्म हो गई और सिर्फ दो देश सुपर पावर बने, वो है यूएसए और यूएसएसआर। दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और दोनों देशों ने मिलिट्री अलायंस बना लिए थे। वेस्टर्न यूरोप के देशों ने नेटो बना लिया था जिसे यूएसएसआर लीड कर रहा था, तो ईस्टर्न यूरोप के देशों ने वार्सो पैक्ट बना लिया था जिसे यूएसएसआर लीड कर रहा था। इन दोनों सिक्योरिटी ब्लॉक के बीच एक सीमा रेखा थी जिसे हम आयरन कर्टल के नाम से जाना जाता है, और ये आज भी कई जगह हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि यूगोस्लाविया कहीं से कहीं भी शामिल नहीं था। वो भले से एक सोशलिस्ट कंट्री था, एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन वो तब भी यूएसएसआर के साथ नहीं था। तो ये सिक्योरिटी अलायंस ऐसा था कि किसी भी एक देश पर हमला होगा तो बाकी के सभी देश उस हमला करने वाले देश पर अटैक करेंगे। ऐसा ही नेटो में था और ऐसा ही वार्सो पैक्ट में था, दोनों में ही ऐसा था। लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और यूएसएसआर से निकलकर 15 देश बन गए, जैसे कि आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान, तिर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, क्रीम, मोल्डोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और रशिया। बाकी के वो थोड़े से ब्रेक अवे रीजन्स हैं। तो बाकी सारे देश तो निकल गए यूएसएसआर से, लेकिन यूएसएसआर की लेगेसी को रशिया ने इनहेरिट किया। इसको लेकर पुतिन ने भी कहा था कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होना 20वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद वार्सो पैक्ट भी टूट गया। अब वार्सो पैक्ट तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद टूट गया, लेकिन नेटो नहीं टूटा, और नेटो अपने आप भी अब भी वर्किंग है, अपने आप को लगातार एक्सपेंड कर रहा है।
और इतना ही नहीं, रशिया ने अपना सबसे बड़ा थ्रेट किसको बनाया है? नेटो को। वो आज भी नेटो को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। आप देख सकते हैं रशिया आइडेंटिफाई नेटो एज इट्स बिगेस्ट थ्रेट। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर नेटो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार नेटो एक्सपेंड करता रहा है। जो वार्सा पैक्ट के देश थे वो नेटो में शामिल हो गए हैं। यूएसएसआर की लेगेसी को रूस इनहेरिट कर रहा है और नेटो तो बना ही था यूएसएसआर की पावर को रिड्यूस करने और कन्फ्रंट करने के लिए, लेकिन नेटो ने वार्सा पैक्ट में शामिल देशों को मेंबरशिप दे दी, जिससे नेटो ने पहला काम तो ये किया कि वो देश रूस की सीमा पर अपने सैनिकों को पहुंचाने में कामयाब हो गए। आप देख सकते हैं कि पिंक कलर में आपको 3 देश दिखेंगे, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। ये तीनों देश पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन जिसे नाटो ने अपना मेंबर बनाकर एक तरह से रूस की बेइज्जती की है कि देखिए जो पहले आपके देश का हिस्सा थे उसको हमने नेटो मेंबरशिप देकर आपका दुश्मन बना दिया है। तो बाल्टिक सागर वाले तीनों बाल्टिक देशों ने नेटो को मेंबर बन चुके हैं ये तीनों। इसके अलावा यूक्रेन भी रूस का एक इमीडिएट नेबर है। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रूस और यूक्रेन के रिलेशन ठीक थे और यूक्रेन में एक प्रो रशियन सरकार काम कर रही थी। 2014 तक तो सब बढ़िया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2014 में करप्शन को लेकर यूक्रेन की जनता सड़कों पर आ गई और प्रो रशिया सरकार को उखाड़ फेंका और प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को इस्तीफा देना पड़ा और वो रूस भाग गए। उसके बाद यूक्रेन में प्रो नेटो और प्रो ईयू सरकार आ गई, जो यूक्रेन को नेटो में और यूरोपियन यूनियन में शामिल करना चाहती थी। यूक्रेन का ये एटीट्यूड देखकर रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया को हथिया लिया और 2022 की 24 फरवरी को पूरी तरह से यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो अभी भी चल रहा है और इसमें 5 महीने होने वाले हैं। यूक्रेन के रिलेशन 2014 से पश्चिमी देशों के साथ इम्प्रूव हुए हैं। अब तो वो ईयू का मेंबर भी बनने वाला है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर जल्दी बनने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो में ज्वाइन होने के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन यूक्रेन वॉर में बिजी होने से अभी स्वीडन और फिनलैंड पर ध्यान नहीं दे रहा है रशिया। लेकिन रूस ने वार्निंग दी है इन देशों को। और इन सब के अलावा एक और देश बचता है जो ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ना ही नेटो का मेंबर है, और वहाँ पर प्रो रशिया सरकार है और इसके अलावा उसके रिलेशन पश्चिमी देशों के साथ भी ख़राब है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बेलारूस की। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और इसकी मुद्रा का नाम है बेलारूसियन रूबल। रूस में चलता है रूबल और यहाँ पर चलता है बेलारूसियन रूबल, तो करेंसी भी काफ़ी सिमिलर है। और ये समझ लीजिए कि रूस की यूरोप में एक आखिरी उम्मीद ही बेलारूस है। रूस का एक और मित्र देश है सर्बिया, लेकिन वो रूस की सीमा से हज़ारों किलोमीटर दूर है। लेकिन बेलारूस तो बिल्कुल लगा हुआ देश ही है ना रशिया से, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति तो एक बार ये भी कह चुके हैं कि बेलारूस तैयार है रूस में मिल जाने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है द मॉस्को टाइम 2019 में ये कहा गया था, बेलारूस रेडी टू यूनाइट विद रशिया, लुकाशेंको सेज। लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर बेलारूस के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि हम मर्ज होने के लिए रेडी हैं। और इस बार खुद पुतिन ने कहा कि दोनों देश आने वाले समय में एक हो जाएंगे। और दोनों देश को मर्ज करने के लिए ही तो 1997 में बेलारूस और रूस के बीच एक यूनियन स्टेट बनाया गया, जिसमें मिलिट्री से लेकर सिटीजनशिप तक हर चीज़ में कोऑपरेट करते थे। इस ट्रीटी के अनुसार दोनों देश सॉवरेन देश तो रहेंगे, लेकिन दोनों देश के नागरिक एक दूसरे को सिटीजनशिप आसानी से मिल सकेगी और दोनों देश के नागरिक बिना किसी पासपोर्ट और वीज़ा के यात्रा भी कर सकते हैं एक दूसरे देशों को। और इसके अलावा बेलारूस का जो रशिया से ट्रेड होता है वो 50% होता है, यानी कि बेलारूस अपना सबसे ज़्यादा ट्रेड जो करता है वो रशिया के साथ करता है, मतलब कि टोटल ट्रेड का आधा ट्रेड ही रशिया से करता है। 45.2% तो एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट जो करता है वो 50.2%, यानी कि आधा ही समझ लीजिए कि आधा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रशिया से ही होता है बेलारूस का। और इतना ही नहीं, 2020 में जब बेलारूस में प्रेसिडेंट लुकाशेंको के खिलाफ एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे, तो तब उसने अपने मिलिट्री को बेलारूस भेजा था, पुतिन ने भेजा था और प्रोटेस्ट को दबा दिया। इस घटना के बाद बेलारूस का झुकाव रूस की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था, तो रूस ने बेलारूस की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर अटैक किया था। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया, चेरनोबिल को अपने कब्जे में ले लिया और मिसाइल हमले किए। इसकी वजह से रूस पर तो सैंक्शंस लगे ही, लेकिन साथ ही बेलारूस पर भी सैंक्शंस लग गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया ने अटैक किया, साउथ से भी अटैक किया, ईस्ट से भी अटैक किया और नॉर्थ से भी अटैक किया। आप देख सकते हैं कीव के नज़दीक, बेलारूस की सीमा सबसे नज़दीक पड़ती है कीव के नज़दीक, तो वहाँ पर जब जितना भी अटैक हुआ था वो बेलारूस से ही रशियन फ़ौज आई थी और वहीं से ही चेरनोबिल पे भी कब्ज़ा किया और वहीं से ही कीव पर भी बमबारी करी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दूसरा साथी रूस का बेलारूस बनकर सामने आया था।
और अब रूस ने ये फैसला किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में तैनात करेगा। इस्कंदर मिसाइल भेजेगा जो न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकती है। और इतना ही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी कहा है कि पश्चिमी देशों से जो न्यूक्लियर हमले की धमकी मिल रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या बेलारूस के लोग अपनी आज़ादी छोड़कर रूस के साथ मिलना चाहते हैं या नहीं। तो ये है वो भाई साहब अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो रूस के सबसे क्लोजेस्ट एलाई है। आप देख सकते हैं यही है, बहुत गुस्सा दिखा रहा है भाई साहब ये। और इन्हें यूरोप का लास्ट डिक्टेटर कहा जाता है, जो पुतिन से भी पहले से राष्ट्रपति बने हुए हैं। ये 1994 में बेलारूस के राष्ट्रपति बने थे, यानी कि डिक्टेटर है, जिसे 28 साल हो चुके हैं राष्ट्रपति पद पर बने हुए। और इनको ह्यूमन राइट और प्रेस फ्रीडम क्या होती है ये बिल्कुल भी नहीं पता। तो बेलारूस में पब्लिक ओपिनियन सामने निकल कर नहीं आता है कि बेलारूस की जनता क्या चाहती है। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर सैंक्शंस लगाया, उससे कहीं ना कहीं बेलारूस की जनता पश्चिमी देशों से नाराज़ है। लेकिन फिर भी ये सामने नहीं आ रहा है कि क्या बेलारूस की जनता रूस में मिल जाना स्वीकार करेगी या नहीं। आप इसके बारे में अपने थॉट्स बताइए। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।